नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज का जो विषय है चर्चा का वो है नेपाल में जो आज प्रदर्शन हुआ है, नेपाल में जो एजिटेशन हुआ है, जहां पे जो छात्र संगठन हैं वो संसद परिसर में घुस गए। वहां पे फिर गोलीबारी हुई है, जो नेपाल की सेना है, नेपाल की पुलिस है, उसके तरफ से। तो उसके पीछे कहानी क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा हमेशा हम ये देखते हैं कि जो वृतांत में हम कोशिश करते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर इवेंट होता है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है एंड उसमें भारत का दृष्टिकोण क्या है, भारत पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, भारत क्या सोचता है इसके बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली जब भी हम वृतांत की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे तो आज एक ऐसा या कोई साजिश है उसके पीछे, या कुछ ऐसा लगता है कि कोई लॉन्ग स्टोरी है, कोई हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज जो नेपाल में आंदोलन हुआ है, जहां पे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, और 2 दिन पहले 4 तारीख को जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जो यूएस के सोशल मीडिया ऐप है, चाहे वो एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, जो मेटा है अभी, या फिर बाकी के जो ऐप है इंस्टाग्राम हो, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और नेपाली गवर्नमेंट ने कहा कि उनको उनके पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, एंड नहीं तो वो वहाँ रन नहीं कर सकते। बेसिकली एक ऐसी चीज़ थी जिसमें अगर देखा जाए तो शायद एक तरह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको दबाने की कोशिश की गई, ऐसा लोगों को लगा। तो आज हुआ ये कि काठमांडू की सड़कों पे बहुत सारा हुजूम पहले इकट्ठा हुआ। पहले जो ये हुजूम था ये ऐसा था कि एक शांति प्रिय, एक तरह से शांति से प्रोटेस्ट करते हुए लोग आगे आए, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अपनी आवाज़ दबाने का आरोप लगाया, एंड उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। उसमें यह भी कहा गया कि जो सरकार है वो उसकी क्षमता नहीं है सरकार चलाने की, उसमें यह है कि वो लोगों की आवाज़ दबा के आगे बढ़ना चाहती है। उसको ये लगाया गया कि ये सोशल मीडिया ऐप्स से मुद्दे को भटकाया जा रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है उससे ध्यान हटाया जा रहा है। इस तरह से उस पूरे आंदोलन की शुरुआत होती है। शुरुआत के बाद होता क्या है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो जाता है। और क्योंकि भारत नेपाल का सबसे निकटतम पड़ोसी है, वो कह लीजिए, हमारा कहा जाता है कि रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा, जो सांस्कृतिक रिश्ता है हमारा। इस वजह से अगर देखेंगे तो इस आंदोलन में या ये जो भी एजिटेशन हो रही है, जो भी घटना हो रही है, उस पर हमारी बहुत गहरी दिलचस्पी है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ध्यान से इसको वॉच कर रही है, देख रही है, यहाँ के लोग भी उसको देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और ये इससे आगे क्या हो सकता है, इससे सीख क्या लेनी चाहिए, या इससे क्या इंटरप्रेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये देखेंगे तो ये जो इवेंट है, क्या इसको छोटा करके हमको देखना चाहिए या क्या इसको हमको बहुत बड़ा करके देखना चाहिए। इन सब चीज़ों पे भी अगर देखेंगे तो हम ये पूरे वीडियो में बात करेंगे। अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह से हम तटस्थ रहते हुए भारत का व्यू क्या है, भारत का पर्सपेक्टिव क्या है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है इसमें, और क्या क्या इसमें कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, क्या क्या थ्योरी चल रही हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपके जो भी आज के वीडियोज और फोटोज आप देखेंगे, जो भी सुबह से चल रहा है, जो भी आंदोलन हुआ है, उससे अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली ये चीज़ जो शुरू करते हैं कि ये हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहाँ से ये ब्रू अप हुआ है। तो पहली चीज़ ये निकल के आई, अचानक ये इग्नाइट हुई इस तरह से कि 4 तारीख को नेपाली गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया ऐप पे, एक्सेप्ट जो चाइनीज कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको छोड़ के उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस तरह से ये इग्नाइट हुआ। आज उसके लिए ये प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में नई चीजें ऐड की गई कि ये सरकार चीजें रन नहीं कर पा रही है, अक्षमता है इसमें, ये सरकार मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। कुछ लोगों ने उस पर यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने वोट चोरी की है। उसके बाद कुछ लोगों ने यह कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है और इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए, केपी शर्मा ओली को जाना चाहिए। अब ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल इंसिडेंट है। अगर आपको पता होगा तो पिछले 6-7 महीने से, इनफैक्ट 1.5 साल से, राजशाही के जो समर्थक लोग हैं वो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं और वो बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फिर से नेपाल में राजशाही को बहाल करनी चाहिए, लोकतंत्र को हटाना चाहिए, जो वामपंथ लोकतंत्र है उसको हटाना चाहिए और राजशाही फिर से बहाल करनी चाहिए। लेकिन
इन सब के बाद भी इस तरह का प्रोटेस्ट जहां पे गोलियां चलें, जहां पे छात्र संसद भवन को घेर लें, संसद भवन में घुस जाएं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अचानक जब इन सब के बावजूद, ये प्रीटेक्स्ट के होने के बावजूद हुआ ये कि अचानक जब सोशल मीडिया ऐप्स पे बिना किसी पूर्व सूचना के जैसे ही केपी शर्मा ओली शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में जाते हैं, वहां पे जो विक्ट्री डे परेड होता है उसमें शामिल होते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो इन सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बैन लगा दिया जाता है। अब लोगों को दो तीन चीजें इसमें लगती हैं। एक तो ये चीजें लगती हैं कि संभवतः ये जो भी किया गया है, ये जो नेपाल ने किया है, ये चीन के दबाव में उठाया गया फैसला, वहां के लोग भी मानते हैं एंड साथ साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ये मानती है। एक तरह से गवर्नमेंट को ना कहा जाए, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, बट जो एक तरह से सेंटिमेंट है इंडिया के लोगों का, वो सेंटिमेंट है कि शायद नेपाल ने ये जो डिसीजन लिया है वो चीन के दबाव में लिया है। और हमेशा से ये माना गया है कि नेपाल में चीन का अगर प्रभाव बढ़ता है तो वो भारत की सामरिक कह लीजिए सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड अगर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, हमारा सांस्कृतिक साझेदार है और हमारे बॉर्डर के बहुत पास है, एक तरह से ये बफर स्टेट का काम करता है। जब से तिब्बत को एक्वायर किया है, तिब्बत को टेक ओवर किया है चाइना ने, तब से, क्योंकि हमारी सीमाएं लगती हैं उससे और हमारा बहुत सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये उसमें अगर चाइना का प्रभाव बढ़ता है तो इंडिया को इम्पैक्ट होता है। दूसरा, अगर जैसे ही आगे जाते हैं तो ये पता चलता है कि इंडिया का जो सेंटिमेंट है इसके बारे में, उसके बारे में ये भी सोचा जाता है कि शायद ये जो गवर्नमेंट है, आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो भारत के खिलाफ हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि काला पानी लेक का मामला हो, या फिर बॉर्डर का बहुत सारे डिस्प्यूट का मामला हो, जिसमें ये उठाया गया। केपी शर्मा ओली ये बयान देते हैं कि जो राम जी हैं वो नेपाल में पैदा हुए थे, वो अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। इस तरह के जो बयान आते हैं, उन बयानों को ये माना जाता है कि ये भारत के खिलाफ हैं, और भारत के खिलाफ हैं तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट है जो शायद यहाँ पे इन चीजों को पसंद नहीं कर रही है। तो जो ये इग्नाइट हो रहा है प्रदर्शन, जो पहले होता था कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट किया करती थी, वो शायद इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है नेपाली गवर्नमेंट को इन सबको कंटेन करने के लिए। उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब हुआ ये कि आज सुबह सुबह में लोग तख्तियां लेके निकले जिस पे लिखा हुआ था भ्रष्टाचार बंद करो, दूसरा लिखा हमें आजादी चाहिए, फिर किसी ने ये लिखा कि हम नेपाली हैं, नेपाल हम हैं। ये कहते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, ये सारे मुद्दे उठाए गए। और उसके बाद उठाने के बाद ये चीज संसद की तरफ मार्च किया जो भी छात्र नेता थे और छात्रों के साथ में। और संसद भवन जाने के बाद, जो नेपाली संसद है काठमांडू में, वहां पे जाने के बाद ये होता है कि संसद के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे आगजनी होती है। फिर वहां क्या होता है कि नेपाली पुलिस आती है और नेपाली पुलिस फायरिंग करती है, और फायरिंग में अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से 14 से 16 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। अब ये क्या होता है कि ये खबर से समझ में क्या आता है, ये एक छोटी खबर नहीं है। अगर इसको समझने की आप कोशिश करेंगे, आप डीप में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये समझ में आएगा कि ये एक पैटर्न है। आप याद करिए कि 2023 में, इनफैक्ट 2022 में जैसे ही कोविड खत्म हो रहा था तो पहले म्यांमार में हुआ। म्यांमार में क्या हुआ, सेना ने टेक ओवर किया है, वहां पे एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मालदीव में प्रदर्शन होने शुरू होते हैं। मालदीव में प्रॉब्लम होता है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट को हटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद श्रीलंका में सेम चीज होती है कि अचानक एक छात्र संगठन उठता है या ये युवा संगठन होता है जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, और वो उठता है। उठने के बाद एक एजिटेशन होता है, एजिटेशन के बाद वो संसद भवन जाते हैं या राष्ट्रपति भवन जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाते हैं और वो टेक ओवर करते हैं। अफगानिस्तान में हुआ। इस तरह से ये एक पैटर्न दिखता है कि इंडिया और चाइना के चारों तरफ, कह लीजिए कि पूरे एशियन कंट्रीज में इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पे स्टेबल गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज किया जाता है। अब आज सेम वही नेपाल में वो पैटर्न देखने को मिला कि अचानक से एक स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन आता है। वो काठमांडू में पहले शुरू होता है,
काठमांडू में शुरू होने के बाद वहां से ये वायलेंट होता है। वायलेंट होने के बाद ये खाली काठमांडू तक सीमित नहीं रहता है, वो चितवन, पोखरा और बाकी के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं नेपाल के, हर जगह पे ये फैल जाता है। इंडियन मीडिया में ये चलाया जाता है कि शायद ये जनजी की एक क्रांति है, जहां पे वो जनजी लोग जो हैं वो जाके और सोशल मीडिया की वजह से इसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इंडिया के हिसाब से पर्सपेक्टिव से ये सोचा जाए तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि क्या भारत में भी ऐसी ही कोशिश हो रही है? आप पैटर्न देखिए, पहले क्या होता है, किसान आंदोलन, सीए के खिलाफ आंदोलन, अलग अलग नैरेटिव फैलाए जाते हैं, लैंग्वेज वॉर, जाति का झगड़ा, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट सक्सेसफुली टैकल करती है। लेकिन अभी रिसेंट में आप देखेंगे जो फिनोमिना बांग्लादेश में, श्रीलंका में यूज किया गया था, वोट चोरी का, फ्रॉड का, इलेक्शन फ्रॉड का, कुछ उसी पैटर्न पे भारत में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो भारत इसको हल्के में नहीं ले रहा है। भारत ये जो एक पैटर्न दिख रहा है, एक तरह से जो ये हो रहा है नेपाल में, उसको एक चुनौती की तरह देख रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं। सबसे बड़े जो दो राज्य हैं हमारे, उनकी बहुत लंबी सीमाएं हमारे साथ मिलती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, और बिहार में अभी भी इलेक्शन है। हमारा बहुत सारा व्यापार, या कह लीजिए कि नेपाल की बहुत सारी आजीविका इन दोनों प्रदेशों में डिपेंड करती है। और ये हमारी जो आवाजाही है नेपाल में, वो बिना पासपोर्ट के आधार कार्ड के बेसिस पे, आधार कार्ड भी कोई नहीं देखता है, ऐसा है कि बॉर्डर ही नहीं है, लोग वहां आते जाते हैं। तो ये जो प्रदर्शन है या ये जो एजिटेशन हो रहा है, इस पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत, या इंडियन जो एजेंसियां हैं, बहुत बारीकी से ध्यान दे रही हैं। और अगर आप देखा जाए तो इसका कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्या चल रही हैं? कॉन्स्पिरेसी थियरी ये चल रही हैं कि ये जो सारा कुछ प्रदर्शन हो रहा है, इसमें 2-3 प्लेयर्स हो सकते हैं। कहने वाले कुछ ये कह रहे हैं कि एक प्लेयर इसमें इंडिया हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकती है। हो सकता है कि इंडियन एजेंसीज ऐसा करा रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्रूशियल टाइम पे, जिस टाइम पे यूएस के साथ ट्रेड का इशू चल रहा हो, जिस टाइम पे चाइना के साथ हमारे रिश्ते थोड़े अच्छे हो रहे हो, जिस टाइम पे इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही हो, एक बॉर्डर स्टेट जहां पे, नेपाल का बॉर्डर स्टेट जहां पे इलेक्शन चल रहा हो, ऐसे टाइम पे इंडिया ऐसी किसी चीजों को हवा देना चाहेगा, इंडियन एजेंसियां किसी ऐसी चीज को हवा देना चाहेंगी। अब दूसरी थियरी ये चल रही है कि आप सबने नाम सुना रहेगा कि अमेरिकन डीप स्टेट का, क्योंकि एक पिक्चर आया था, आप सबको पता होगा, जब शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में सब लोग गए थे तो प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक साथ एक पिक्चर आया था, जिसको अपने ट्रू सोशल पे ट्रंप ने लेके और पोस्ट किया था और बहुत सारी मलानत दी थी। ये उसके रिटेलिएशन के तरह से भी देखा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो नेपाल है वो चाइना के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये एससीओ की मीटिंग में भी रहते हैं केपी शर्मा ओली, और उसके बाद विक्ट्री डे परेड में भी होते हैं। तो एक तरह से ये चाइना को मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम देखो नेपाल में ये कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में बहुत दिनों से जो डीप स्टेट है वो एक तरह से कन्वर्जन का काम कर रहा है, कि वहां पे लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। एक तरह से जो एक हिंदू स्टेट, एक हिंदू राज्य की छवि थी नेपाल की, उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिकली चेंज किया जा रहा है। और उससे यह किया जा रहा है कि एक तरह से लोग उस तरह से सोचने लगे कि वो एंटी लेफ्टिस्ट हो जाएं, वो चाइना की तरफ जाने ना सोचें। इससे फायदा किसका है? तो अभी के डेट में देखा जाए तो इससे फायदा यूएस को जाता है, लेकिन भारत सरकार क्या सोचेगी, भारत की एजेंसियां क्या सोचेंगी, इंडियन लोगों के लिए ये क्या होगा? तो अभी इंडिया बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है। ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है कि जो हमारे अभी यूएस के साथ रिश्ते हैं, उस तरह से देखा जाए तो यूएस की घुसपैठ जो है नेपाल में वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यूएस अगर वहां जाता है तो वहां पाकिस्तान की एंट्री होगी, पाकिस्तान की एंट्री होगी तो इस्लामिस्ट फोर्सेस वहां जाएंगे। सिमिलर फैशन में अगर नेपाल चाइना के अगर
साइड में जाता है तो भी वहां पे, क्योंकि चाइना हमेशा कोशिश करता है कि डी रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उसको फैलाया जाए, तो वहां पे फिर से इस्लामाइजेशन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि ये डी इस्लामाइजेशन इस्लामाइजेशन होने की वजह से जो हमारा बॉर्डर एरिया है जो आज के डेट में शांत है वो अशांत हो सकता है, जो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, भारत के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, स्ट्रैटेजिक चीजों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर देखेंगे तो ये सारे समाचार आने के बाद हुआ ये है कि नेपाल का जो तटवर्ती इलाका है जो भारत से मिलता जुलता है, चाहे वो भैरवा है या नेपालगंज है, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे प्रदर्शन हो रही है, लेकिन फिर भी भारत ने वहां पे अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं, वहां पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ये भी किया जा रहा है कि कौन से चेहरे थे जो इसमें शामिल थे और उनसे कैसे हम पार पा सकते हैं, उनको कैसे कंटेन कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो ये सारे एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं, एक तरह से ये है पूरा का पूरा अपडेट जो नेपाल का अभी तक का जो प्रदर्शन चल रहा है और जो ये एजिटेशन अचानक हुआ है, जो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। एंड एक तरह से जो इसमें दो लॉबीज जो बन रही हैं, एक तरह से लेफ्ट और राइट की, जो पहले रशिया और अमेरिका हुआ करते थे, शायद अब चाइना और अमेरिका हो रहे हैं, उनके बीच में किस तरह से एक खींचातानी है और वो बीच में शायद नेपाल फंस रहा है। एंड नेपाल के फंसने के साथ साथ में उसका इंपैक्ट इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सीधा अड़े हुए हैं कि जो केपी शर्मा ओली हैं, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफा दें, जो वहां के गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। चाहे वहां के गृह मंत्री ने अभी तक जानकारी मिली है, एक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, पर वहां के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिया है। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो अड़े हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर का भी इस पे इस्तीफा चाहिए। तो ये अभी की वस्तु स्थिति है। इसके आगे जो भी घटनाक्रम होता है उसको लेके आएंगे हम, उसके पीछे की कहानी बताने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे क्या चल रहा है एंड उसका इंपैक्ट हमारे भारत पे क्या होगा, भारत का पर्सपेक्टिव क्या है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप भी बताइए कमेंट करके। अगर ये पूरा डिटेल आपको अच्छा लगा हो, ये पूरी कमेंट्री अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और डिटेल जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।